गुड मॉर्निंग सर। मेरा आज का क्वेश्चन ये है, कई सारे लोग मुझसे ये पूछते हैं कि हमारी फैलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक हैं, हमारी एक ट्यूब खुली है एक ट्यूब बंद है, फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही। तो कृपया आप आज ट्यूब के रोल के बारे में बताएं कि इसका क्या रोल होता है। ओके। ये जो क्वेश्चन है ये कल मेरे पास में एक पेशेंट आई थी। उसको एक प्रेगनेंसी हुई थी पहले और अनफॉर्चुनेटली दैट बेबी डाइड। अब वो फिर से प्रेग्नेंट होना चाहती है और एचएसजी भी कराया है। उसमें एक ट्यूब का उसको ब्लॉक है और एक ट्यूब रिलेटिवली खुली हुई दिख रही है और विगत 4 साल से उसको प्रेगनेंसी नहीं हो रही। अब जब बात इसमें आती है कि इसका ट्रीटमेंट क्या दें, जिसका पीरियड रेगुलर आ रहा है, जिसको प्रेगनेंसी हुई थी और जिसकी उम्र 28-29 साल है उसकी, और 4 साल पहले एक बच्ची हुई थी, सिजेरियन से हुई थी। अब यदि फिर से प्रेग्नेंट नहीं हो रही है तो एक सिंपल सा फंडा ये है कि हस्बैंड वाइफ दोनों फर्टाइल हैं क्योंकि उनको प्रेगनेंसी हुई थी। दूसरी बात, उसको पीरियड रेगुलर आता है, मतलब उसको अंडा बनता है। तीसरी बात, दे आर स्टेइंग टुगेदर। यदि ऐसा कंडीशन है तो उसको प्रेग्नेंट हो जाना चाहिए। अब वो प्रेग्नेंट क्यों नहीं हो रही, उसका क्या ट्रीटमेंट दें, इसको लेके बहुत परेशान होते हैं लोग कि हमको कोई ऐसा ट्रीटमेंट दे दीजिए कि मैं प्रेग्नेंट हो जाऊं। बट बेसिक प्रॉब्लम यहाँ पर मैकेनिकल फॉल्ट है। वो जो फॉल्ट है वो मोस्टली ये बच्चेदानी होती है, ये योनि है, यहाँ 2 फैलोपियन ट्यूब होती हैं, एक राइट साइड में एक लेफ्ट साइड में। ये फैलोपियन ट्यूब के पास में अंडाशय होता है। अंडाशय मतलब ओवरी। इस ओवरी से हर महीने, इस ग्राफियन फॉलिकल से हर महीने एक अंडा निकलता है 12वें से 14वें दिन के आसपास। ये अंडे को ये जो फैलोपियन ट्यूब है ये इसको ट्रैप करती है तो ये इसके भीतर जाता है। उस समय यदि इंटरकोर्स होता है उससे स्पर्म जो है हस्बैंड का वो जाके इस अंडे से यहाँ मिलता है, आउटर पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। यहाँ फर्टिलाइजेशन या निषेचन होता है। इसके बाद में इन ट्यूब में मूवमेंट होता है। उस मूवमेंट से इस भ्रूण को 5 दिन बाद बच्चेदानी में भेज दिया जाता है। यहाँ बढ़ता और पनपता तो एक साधारण गर्भधारण होता है। ये जो पेशेंट है इसकी एक बच्ची हुई, मतलब यहाँ से उसको भ्रूण बना और यहाँ आके बैठा, बड़ा, पनपा और एक बच्ची हुई। अब ये लेडी फिर से प्रेग्नेंट नहीं हो रही तो उसका अंडा तो बनता है। हस्बैंड के पास भी स्पर्म की क्वालिटी अच्छी है, यदि साथ में रहते हैं तो ये दोनों का मिलन हो जाना चाहिए। इसका मतलब ये चीज़ नहीं हो रही। ये कहाँ होती है? फैलोपियन ट्यूब में। इसका मतलब गड़बड़ कहाँ है? फैलोपियन ट्यूब में। अब ये पेशेंट मेरे पास में एचएसजी लाती है, बोलती है कि मेरा एक ट्यूब तो यहाँ गड़बड़ है पर ये ट्यूब तो खुली हुई है क्योंकि उसमें से दवाई जा रही है। तो मेरा कहना यह है कि यदि ये ट्यूब खुली होती और क्वालिटी वाइज अच्छी होती तो ये हो चुकी होती। जब चाह के भी बच्चा नहीं हो रहा, मतलब ये जो फर्टिलाइजेशन ये नहीं हो रहा। तो फैलोपियन ट्यूब का जो आप रोल पूछ रहे हो, फैलोपियन ट्यूब का रोल प्रेगनेंसी की शुरुआत कराने में, हस्बैंड वाइफ के स्पर्म को और एग को यूनियन करने में, उसको खाना देने में और उसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचाने में। मतलब फैलोपियन ट्यूब के 3 फंक्शन होते हैं। एक होता है कि इसको पैसेज देना, स्पर्म और एग को, अंडे को। दूसरा, स्पर्म और एग का फर्टिलाइजेशन कराना। इसको, चूँकि ये फ्लोटिंग टेनिस बॉल जैसा होता है, तो इसको खाना देना, इसमें से पदार्थ रिसते हैं, और इसको मूवमेंट से यहाँ तक पहुँचाना। इस रोल में कोई भी एक रोल यदि फुलफिल नहीं होता, ठीक से नहीं होता, तो इस ट्यूब के खुले होने से भी कोई मतलब नहीं होता। ऐसे केसेस में आप यदि ओव्यूलेशन इंडक्शन भी ज़्यादा करोगे कि ज़्यादा अंडा बना दे, आप यदि आईयूआई भी करोगे, तो पहली बच्ची तो आईयूआई से नहीं हुई थी तो दोबारा आईयूआई कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। तो फैलोपियन ट्यूब का जो आप रोल पूछ रहे हो वो रोल फर्टिलाइजेशन और प्रेगनेंसी स्टार्ट करने का है। मुझसे कई सारे लोग ये पूछते हैं कि हमने नसबंदी का ऑपरेशन करवा लिया है और 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, तो ये नसबंदी का ऑपरेशन क्या होता है, ये कितने प्रकार का होता है और क्या ये खुलने के बाद सफल होता है? नहीं, तो आपके पास में जो क्वेश्चन आते हैं, जो नसबंदी खुलवाना है करके आते हैं। यस, कि हमें नसबंदी खुलवाना है, हमारा एक बच्चा है, फिर हमें नसबंदी खुलवाना है। तो उनने एक बच्चे के बाद या 2 बच्चे के बाद नसबंदी करवा ली थी। तो दोबारा प्रेग्नेंट होना चाहिए। यस।
तो वो ये पूछते हैं कि हमको नसबंदी खुलवाना चाहिए कि आईवीएफ कराना चाहिए। यस, कि आगे क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए। एग्जैक्टली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको डिटेल में पूछा आपसे, क्योंकि जिसका ट्यूबेक्टमी मतलब इस ट्यूब का क्या रोल है, अंडे को और स्पर्म को यूनियन कराना, मिलाना, निषेचन बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। बच्चा बनने की शुरुआत नलियों में ही होती है, या तो इस तरफ या इस तरफ। इसका मतलब ये वाली जगह में यदि हम पैसेज को काट दें, मतलब हमने यहाँ पैसेज ब्लॉक कर दिया, तो अंडा भी यहाँ से नहीं जा पाएगा, शुक्राणु भी नहीं जा पाएगा, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। इसको हम ट्यूबेक्टमी, एक्टमी मतलब निकाल देना, मतलब छोटा पीस ट्यूब का हमने निकाल दिया, या टीटी ऑपरेशन बोलते हैं। मतलब टीटी ऑपरेशन में, नसबंदी में आपने इसका पैसेज रोक दिया। अब यदि पेशेंट फिर से प्रेग्नेंट होना चाहती है, तो हमको ये जो पार्ट है और ये वाला जो पार्ट है, इनको आपस में जोड़ना चाहिए। इसको रीकैनलाइजेशन बोलते हैं। अब रीकैनलाइजेशन में हमने पैसेज तो बना दिया, पर ये जो बीच का जो पोर्शन है, इसकी जो मसल थी, इसका जो फंक्शन था, वो हम रिवाइव नहीं कर सकते क्योंकि वो कट चुकी है। कई बार इसको जोड़ने से हो सकता है कि ये पैसेज देने लगे और इसमें मूवमेंट भी होने लगे और ये भ्रूण को यहाँ तक पहुँचा दे। कैसे केसेस जिसमें रिकैनलाइजेशन करने से फ़ायदा होगा कि इसमें चांस ज़्यादा रहते हैं, वो मैं बता रहा हूँ। अधिकतर जो टीटी ऑपरेशन हम लोग सिजेरियन सेक्शन मतलब सिजेरियन ऑपरेशन के समय करते हैं। सिजेरियन ऑपरेशन को जब बच्चा निकालने का ऑपरेशन होता है उसको सिजेरियन कहते हैं। हर ऑपरेशन जो पेट में बच्चेदानी में होती है उसको सिजेरियन नहीं कहते हैं। तो सिजेरियन मतलब बच्चा डिलीवरी करने के लिए जब हम सीजर करते हैं उस समय यदि हमने ये ट्यूब काटी तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये ट्यूब काफ़ी ज़्यादा कट जाती है, क्योंकि हम चाहते हैं कि उसको दोबारा टीटी फेल ना हो, क्योंकि फेल होने पे जो ऑपरेशन है वो फेल हुआ। यदि उसने टीटी का एडवांटेज लिया सरकारी और यदि फेल हुआ तो वो बहुत झंझट होती है। इसलिए उसको पुख्ता करने के लिए हम यहाँ पर इसको बहुत सारा पोर्शन ट्यूबेक्टमी में निकाल देते हैं। जब बहुत सारा पोर्शन निकाल देंगे तो जब हम इसको जोड़ेंगे, नॉर्मली एक ट्यूब की लंबाई 10 सेंटीमीटर के आसपास होती है, तो जब हम इसको जोड़ेंगे ये लंबाई यदि 6 सेंटीमीटर के आसपास या उससे कम हुई, 6 सेंटीमीटर से कम हुई, एक मोटा हिसाब है, तो ये फंक्शन नहीं करेगी। इसका मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम टीटी ऑपरेशन जो सिजेरियन सेक्शन के समय होता है उसका रिकैनलाइजेशन करने से बहुत फ़ायदा नहीं होता, इसमें चांसेस कम रहते हैं। दूसरी बात, टीटी ऑपरेशन सिजेरियन के अलावा भी 2 तरीके से होता है। एक होता है इंटरवल टीटी या टीटी ऑपरेशन इंटरवल, मतलब 2 प्रेगनेंसी के बीच में। इस टीटी ऑपरेशन को हम CTT मतलब कन्वेंशनल टीटी बोलते हैं, जो पेट खोल के करते हैं, और दूसरा होता है LTT या लेप्रोस्कोपिक टीटी। जब हम कन्वेंशनल करते हैं तब भी बहुत सारा ऑपरेशन के दौरान हम ट्यूब निकाल देते हैं। इसमें भी प्रेगनेंसी रिकैनलाइजेशन के बाद पुनः जोड़ने के लिए यदि ऑपरेशन करें फिर से, तो उस ट्यूब का फंक्शनल होने का चांस थोड़ा कम रहता है। LTT में हम ट्यूब को एक लूप बना के बंद कर देते हैं। इसमें जो ट्यूब का लॉस होता है वो थोड़ा कम होता है। तो जब हम इसको काट के जब हम दोबारा जोड़ते हैं, इसमें ट्यूब की क्वालिटी थोड़ी बहुत बेटर रहती है, 6 सेंटीमीटर से ज़्यादा रहती है, तो इसमें रिकैनलाइजेशन के बाद नेचुरल प्रेगनेंसी होने का चांस ज़्यादा रहता है। यदि ये पेशेंट 33, 34, 35 इस टाइप की उम्र की हो गई और फिर रिकैनलाइजेशन कराना चाहती है, तो सबसे पहले उसको AMH करा लेना चाहिए। AMH का मतलब होता है कि उसके अंडाशय में अंडे कितने बचे अच्छी क्वालिटी के। यदि अंडे अच्छे नहीं बचे तो उसको रिकैनलाइजेशन करके फिर इंतज़ार करके ट्राई करके 1-2 साल ट्राई करने से फिर उसका अंडाशय का क्वालिटी और घट जाएगा। तो जब चलने वाली व्यक्ति अच्छे नहीं रहेंगे तो आप ये ब्रिज बना के करोगे क्या? ऐसे केसेस में
रिकैनालाइजेशन ना करा के इस अंडे को आप बाहर निकालो, हस्बैंड से स्पर्म लो, दोनों को मिला के भ्रूण बनाओ, ब्लास्टोसिस्ट बनाओ और इसको ट्रांसफर करो। इसको IVF बोलते हैं। आज की डेट में मेरा पर्सनल जो रहता है, मैं TT ऑपरेशन रिकैनालाइजेशन देख के डिसाइड करता हूँ। उम्र, AMH और क्वालिटी, क्या कौन सा TT हुआ, उस हिसाब से हम डिसाइड करते हैं रिकैनालाइजेशन करें कि IVF करें। मेरे ख्याल से ये काफ़ी, जो आपके पास में क्वेश्चन आ रहे हैं, जो लोग फ़ोन कर रहे हैं, उनके लिए थोड़ा हेल्पफुल होगा जानकारी के लिए और उनका डिसीजन मेकिंग के लिए। यस। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।